गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट, इसका दूसरा नाम क्या है, एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन होता है, कि किस तरीके से उससे नया ऑफस्प्रिंग बनते हैं। सबसे पहले तुम ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है, फ्लावरिंग प्लांट, ये चीज पढ़ने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए यार कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है कि नहीं? तो सर सिंपल ऐसे फ्लावर हो, हाँ एकदम सही बात है। यानी कि एक बात बताओ, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? फ्लावर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भाई? फ्लावर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? बोलो जल्दी। फ्लावर पढ़ना चाहिए। इसलिए जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जान लेना। और एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे तो सबसे पहला जो बात बताता है वो फ्लावर के बारे में बताता है। ठीक है? यस सर। तो हम फ्लावर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फ्लावर के बारे में सबसे पहले हम जान रहे होंगे। एक बात बता भाई, सबसे पहले किसके बारे में जान रहे होंगे? सर फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट में। फ्लावर क्या है भाई? सर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किस में? फ्लावर, ये प्लांट में। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? सर फ्लावर है। किस प्लांट का बात चल रहा है? सर एंजियोस्पर्म का बात चल रहा है। एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं सर? डिप्लॉयड होते हैं। हमको क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले? फ्लावर के बारे में। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। तो एनसीईआरटी कहता है, सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी कहता है कि भाई साहब एक बात बताइए, पहले तो हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। मान लो ये सीड है। क्या है सर? सर सीड है सर। ठीक है, सीड समझ में आता है, बीज है। ठीक है सर, बीज से छोटा सा प्लांट जो है क्या हुआ? बना। क्या बना सर? सर छोटा सा प्लांट बना। क्या बना सर? छोटा सा प्लांट। फ्लावर नहीं आया अभी। क्या नहीं आया सर? फ्लावर नहीं आया, छोटे से प्लांट बने। ओके सर, छोटा सा प्लांट बना है। ये प्लांट थोड़ा सा और बड़ा हुआ। हाँ सर। सर फ्लावर आ गया? नहीं, अभी और बड़ा होगा, अभी फ्लावर नहीं आया है। जब तक इस प्लांट में फ्लावर नहीं आया है, जब ग्रोथ चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये सीड से प्लांट बना है, फ्लावर नहीं आया है। जब तक फ्लावर नहीं आया है, इस स्टेज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वेजिटेटिव फेज कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। किसका सर? प्लांट का। ठीक है सर, सीड से क्या हुआ? छोटे छोटे प्लांट बने हैं। ठीक है, अब इस प्लांट में जब ये फ्लावर बनाना चाहेगा, क्या बनाना चाहेगा? फ्लावर बनाना चाहेगा, तो डिसीजन ले लिया जाएगा यहीं पर। बहुत डिसीजन पहले से ही इसको ले लिया जाता है, फ्लावर बनाने का डिसीजन पहले से ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो डिसीजन लेने का मतलब इसमें क्या होंगे? कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे सर? इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे सर? हार्मोनल चेंजेस आएंगे। हार्मोनल चेंजेस आएंगे और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। मतलब इसके अंदर, किसके अंदर सर? इसके अंदर कुछ हार्मोन से बदलाव होंगे और कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे सर। किस लिए हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे? ताकि फ्लावर बने। सीड से क्या हुआ? वेजिटेटिव फेज आया, मतलब प्लांट थोड़ा सा बना, और इसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। किस लिए आए सर? फ्लावर बनाने के लिए। तो अगला स्टेज में क्या होगा सर? अगला स्टेज में ये होगा। अरे भाई साहब, अगला स्टेज में क्या होगा सर? अगला स्टेज में क्या हो रहा होगा सर? अगला स्टेज में फ्लावर बन जाएगा। पूरा फ्लावर का जो है ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से फ्लावर का ग्रुप बन जाएगा। बताओ फ्लावर के ग्रुप को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं सर? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कि इनफ्लोरेसेंस बन गया है, और इस इनफ्लोरेसेंस में, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर में, यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का एक ग्रुप होने वाला है। इसमें यहाँ पर फ्लोरल बड होता है। क्या होता है सर? फ्लोरल बड होता है। क्या होता है सर? ये फ्लोरल बड होता है। इस इनफ्लोरेसेंस में क्या है? फ्लोरल बड है। हैव क्या? फ्लोरल बड्स। ठीक है सर, एकदम ध्यान सुनना, बहुत आसान बात बोल रहे हैं। सबसे पहले सीड था। हाँ सर। छोटे से प्लांट बने। हाँ सर। अभी फ्लावर नहीं आया, वेजिटेटिव फेज कहे हैं। जैसे ही इसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, किसमें सर? इसमें, तो ये डिसीजन ले लिया गया कि हमको फ्लावर बनाना है। कैसे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, और इनफ्लोरेसेंस बन गया, जिसके ऊपर क्या है? फ्लोरल बड्स हैं। ये आगे चल के क्या बना लेने वाले हैं सर? ये आगे चल के क्या बनाएंगे? ये फ्लोरल बड क्या बना लेंगे आगे चल के? फ्लावर बना लेंगे। क्या बना लेंगे आगे चल के? सर फ्लावर बना लेंगे। सर ये फ्लावर है, हाँ आप फ्लावर मानिए इसको। ये क्या बना दिए हैं सर? ये फ्लावर बना दिए हैं।
ठीक है सर, यानी कि सुनना, जो फ्लावर बनने का डिसीजन है ना वो बहुत पहले ले लिया जाता है। एनसीईआरटी कहता है इस बात को, जो फ्लावर बनने का डिसीजन है ये बहुत पहले ले लिया जाता है और प्लांट में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो प्लांट में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों किए जाते हैं? ताकि फ्लावर बनाया जा सके। असर्शन, the formation of the decision for the formation of flower is taken much before the actual flower appears. Reason the hormonal and structural changes occurs before the flower forms. मतलब फ्लावर बनने से पहले फ्लावर बनने का डिसीजन ले लिया जाता है। मतलब क्या है? हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है सर, फ्लावर बन गया। हाँ सर, इस फ्लावर में आप देखिएगा ना भाई, सुनिएगा ध्यान से, इस फ्लावर में देखिएगा ना, तो ये फ्लावर में ये क्या होते हैं सर, ये फ्लावर में नीचे रहता है, इसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है, और जो है थैलेमस पे क्या होता है, इस तरह से बीच में क्या होता है, इस तरह से सर, ये क्या होता है बीच में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसका नाम पिस्टिल होता है। ठीक है सर। अच्छा, फिर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। सर ये कहाँ पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पे कहता है कैन यू रिकलेक्ट द नेम, मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टिल। आप क्या याद कर सकते हैं? हाँ, याद कर सकते हो नहीं? बताओ, पिस्टिल के ग्रुप को क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सर गाइनोईशियम कहते हैं, गाइनोईशियम कहते हैं। और स्टैमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं? सर स्टैमेन के ग्रुप को हम एंड्रोईशियम कहते हैं। ठीक है ना, स्टैमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सर एंड्रोईशियम कहते हैं। ठीक है सर, इतना एनसीईआरटी बोलता है। एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस है। और एनसीईआरटी इससे भी पहले बोलता है कि आप जो इतने बढ़िया तरीके के फ्लावर का सेंट स्मेल कर रहे हैं, फ्लावर को जो है अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लावर को देख के आप जो अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये बस इसके लिए नहीं बना है। फ्लावर का एक्चुअल बनना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी क्या कहता है, देखिए आपको एनसीईआरटी पढ़ के दिखा देते हैं, सुनिए ध्यान से। एनसीईआरटी कहता है, एक सेकेंड, देखो एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, देखो यहाँ एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ क्या बोलता है कि हम लोग कितने आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इस लाइन में देखो असर्शन रीजन क्या बनता है, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ क्या बनेगा असर्शन रीजन, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर सेल्फिशनेस, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावर सिर्फ हमारे मतलब के लिए नहीं बनता है, फ्लावर इसलिए आता है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सके। ठीक है कि नहीं? देखो, ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शोज एन, पढ़ो एनसीईआरटी निकालो भाई, एनसीईआरटी सामने रखो, देखो ध्यान से पहला पैराग्राफ में, ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction। फ्लावर में जितने तरह का एडेप्टेशन है, फ्लावर का कलर होना, फ्लावर में स्टेमेन का आना, फ्लावर में पिस्टिल का आना, फ्लावर में सेपल का आना, पेटल्स का आना, जितने तरह चीज का आना है वो बस इसीलिए है ताकि सही से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। पहला असर्शन रीजन देखिएगा, पहला असर्शन इस लाइन से बनाएंगे। किस लाइन से सर? देखो इस लाइन से क्या लिखा है, देखो यहां पे, डाइवर्सिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर इज डन। देखिएगा, देयर आर मेनी एडेप्टेशंस, देयर आर मेनी adaptations done in flowers। Reason, to ensure formation of the end products of sexual reproduction। मतलब इतने एडेप्टेशन जो फ्लावर में हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि
एंड प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट, सीड्स ये अच्छे बन सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। टैबलेट का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो है इतना लेटेस्ट एडिशन वाला नहीं मिल रहा था मार्केट में, ठीक है ना, 25-26 वाला जो रीप्रिंट है, ठीक है, इसलिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस बता दिए हैं तुमको, ठीक है, मन किया बताने का इसलिए, ठीक है। अब देखो अगला, अब देखो क्या लिखा है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। सुनो ध्यान से, यहां पर फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब उसके नीचे देखो क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग को ना स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग शुरुआत से ही बहुत ही इमेमोरियल रिश्ता रहा है फ्लावर से। यहां से भी असर्शन कुछ बनाया जा सकता है, क्या बनाएंगे हम आपको बताएंगे पहले। फिर कुछ नॉर्मल बात कह रहा है कि यार फ्लावर जो है ना ये एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजन, कल्चर बहुत सारे तरीके से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपको लव दिखाना है, अफेक्शन दिखाना है, किसी को गुलाब दे दिए, ये सब चीजें हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से रिलेटेड है। फिर कुछ कह रहा है कि भाई तुम जो है कुछ नाम बता दो, किस चीज का, कुछ 5 फ्लावर का नाम बता दो, ये सब चीज नॉर्मल बात कह रहा है। अब जो है यहां पर, यहां इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर क्या असर्शन रीजन बनेगा, सबसे पहला बोलेंगे फ्लावर, हम क्या बोलेंगे सुनो, हम ये बोलेंगे फ्लावर्स, पहले ऊपर से एक लाइन उठाएंगे, फ्लावर्स आर नॉट only for the showing affection, love, etc. These are designed, these are morphological and embryological marvels and the site of reproduction to a biologist. समझ में आ रहा है, लिखते हैं असर्शन, देखो यहां पर, यहां तक क्लियर है, चलिए बताओ क्लियर है ना। देखो दूसरा असर्शन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ से किस तरह असर्शन रीजन बनता है ना, देखो ध्यान से। असर्शन क्या लिखे, यहां पर लिख देंगे फ्लावर्स आर नॉट ओनली, फ्लावर्स हैव नॉट ओनली यूज ऑफ, हैव नॉट, फ्लावर्स से नॉट, अरे यार अंग्रेजी जो है ना, फ्लावर्स से डू नॉट ओनली हैव यूज, पैक किया, फ्लावर्स नॉट ओनली यूज्ड फॉर लव, affection etc, ठीक है ना, not used only for love, affection etc. Reason, to a biologist flowers are morphological, NCERT का लाइन है भाई, and embryological मार्वल्स, मतलब मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट का कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के बारे में कुछ स्टडी करना, इससे फ्लावर से बहुत हेल्प मिलता है, मार्वल्स। और सबसे बड़ी बात है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई वेरिएशन के लिए, ठीक है। तो ये बात है कि यस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। अब आगे देखो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फ्लावर्स के अंदर गैमीट बनेगा, फिर गैमीट आगे फर्टिलाइज करेगा, तो उसके पहले का हम कुछ इवेंट देख रहे हैं, फ्लावर के बारे में जान रहे हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, फ्लावर दिखने से बहुत पहले, द डिसीजन, ये जो फैसला है, दैट द प्लांट इज गोइंग टू मेक फ्लावर एज टेकन, फ्लावर होने से पहले फ्लावर का डिसीजन ले लिया जाता है। कैसे? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड
बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू कर दिए जाते हैं। किस लिए? ताकि फ्लावर बन सके, विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। ये जो है फ्लोरल प्राइमोडियम, ये जो फ्लावर में फ्लोरल बर्ड्स थे, जिसको एनसीईआरटी फ्लोरल प्राइमोडियम कहता है, फ्लोरल प्राइमोडियम कहता है, प्राइमोडियम कहता है, इसके डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये बन जाते हैं। कब बनते हैं ये? हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद। देखो क्या लिखा है, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस आर इनिशिएटेड, होते हैं, विच लेड टू द डिफरेंशिएशन, जो कि बनने में, एंड फर्दर डेवलपमेंट, और आगे के डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। ठीक है सर, हम बोले थे ना इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल बर्ड्स होता है, बताए थे इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे कि इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लोरल बर्ड होता है। यस सर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब देखो फिर क्या कह रहा है एनसीईआरटी, ओ हेलो, सो गया बैठे बैठे। फिर एनसीईआरटी क्या कह रहा है, देखो पहला लाइन समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या बोले थे सबसे पहले, हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ बोलो, हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम हुआ। ठीक है, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस में क्या होता था, इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल बर्ड होते थे। इनफ्लोरेसेंस में क्या होते थे, सब फ्लोरल बर्ड, इसी को तो फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। नॉर्मल अभी तुम्हारे लेवल पर बता रहे हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, इनफ्लोरेसेंस जो बने हैं ना उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लोरल बर्ड होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है एक फ्लावर में आप देखिएगा तो मेल और रिप्रोडक्टिव, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डेवलप एंड डिफरेंशिएट एंड डेवलप, वही एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसको क्या कहें, एंड्रोशियम इसे ग्रुप को, और इसे ग्रुप को क्या कहें, गाइनोशियम। क्लियर है? वुड यू रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन, क्या आप याद कर पा रहे हैं कि एंड्रोशियम कहते हैं स्टैमेन के ग्रुप को, एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कह रहे हैं। क्या आप ये याद कर पा रहे हैं? ये नॉर्मल बात कह रहा है। क्लियर है? तो यहां से क्या असर्शनिज्म बनेगा, देखो क्या बनेगा, सुनो, दो असर्शनिज्म्स हो गए, यस सर, दो हो गए, अभी और होंगे भाई। पढ़ किससे रहा है भाई तू, देख ध्यान से, छोड़ हटा किससे पढ़ रहा है, तेरे लिए असर्शनिज्म इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी से पढ़, हमसे पढ़, किसी से पढ़ भाई, तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, असर्शनिज्म्स, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स। अभी तक क्या समझा तू, ए मेरे भाई क्या समझा तू अभी तक? सबसे पहले सीड से छोटा सा प्लांट बना, फिर हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस आए, फिर फ्लावर बन गए। तो फ्लावर का डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है कि हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे इस लाइन से क्वेश्चन बनाएंगे। देखो assertion, the decision that the plant is going to form flower is taken much before the actual flower is seen, मतलब बहुत पहले the actual flower is seen, बहुत पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है। क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस कर ले जाते हैं, बहुत सारे में ये फ्लावर बनाने वाला है, ये डिसीजन पहले ले लिया गया है। हमको कैसे पता डिसीजन पहले ले लिया गया है? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे किए जा रहे हैं। अच्छा सर, हाँ, तो फ्लावर बनने का डिसीजन बहुत पहले लिया जाता है। क्यों, कैसे पता आपको? क्योंकि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। क्या लिखेंगे आप? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो लाइन मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस आर इनिशिएटेड
हम एनसीईआरटी के लाइन को ही लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं पता है? क्योंकि यही लाइन उड़े ना, यही लाइन उठ के आएगा। चाहे तो अपने लैंग्वेज में तो लिखवा सकते हैं ना, पर हम नहीं चाह रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिखवाएं। एज इट इज एनसीईआरटी के वर्ड से पूरा का पूरा वर्ड छाप देंगे असर्शन रीजन में, ठीक है? ये हम चाह रहे हैं। हो सकता है तुम शक कर रहा होगा बैठ के कि अरे सर नहीं याद है। भाई इतना याद एक्सप्लेन करने वाले हैं नहीं तुमको कि कितना याद है एनसीईआरटी। बस बता रहे हैं कि हम इसीलिए एनसीईआरटी से लाइन उठा रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। खैर, जब तक लिख रहे हैं तब तक ही बात करेंगे। फ्लोरल प्राइमोडियम मतलब जो फ्लावर बनाएगा, आगे चल के फ्लावर बनाएगा। अभी सीधा समझ ले, जो आगे चले क्या बनाएगा? जो आगे चलकर क्या बनाएगा? फ्लावर फॉर्म करेगा। विच फॉर्म्स फ्लावर लेटर। हिंदी में इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, विच फॉर्म्स फ्लावर लेटर, बाद में बनाएगा। ठीक है, तो डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाता है, फ्लावर एक्चुअल सीन होने से पहले। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। यही मतलब है कि डिसीजन ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? दूसरा पैराग्राफ बताओ जल्दी, क्लियर है? जल्दी बताओ। अब आओ 1.2.1 स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन वाले में। चलो अब आइए, रुको, देखो यहां तक हो गया ना। तो अभी तक तुम क्या समझे? बताओ क्या समझे जी? हाँ जी, तुम ही पूछ रहे, बताओ जल्दी से क्या समझे हो अभी तक? अभी तक तुम ये समझे हो ना कि एक सीड था, सीड से छोटा प्लांट बना, प्लांट में स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आए, और उसके बाद जो है फ्लोरल प्राइमोडियम में का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हुआ। मतलब कहने का जो फ्लावर बनाने वाला है वो फ्लावर बनाना शुरू कर दिया। बस इतना समझो यार। हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आया, इस वजह से जो फ्लावर बनाने वाला था वो बनना शुरू हो गया। फिर इनफ्लोरेसेंस आए, इनफ्लोरेंस के ऊपर फ्लोरल बड था। ठीक है, क्लियर है? बस यही सब चीज़ें हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए? देख लो यार, हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या था? इनफ्लोरेसेंस था। इसके ऊपर फ्लावर फ्लोरल बड है, फ्लोरल प्राइमोडियम एनसीईआरटी कह रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? आगे चल के फ्लावर बनेगा, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्टैमेन को डिटेल में देखेंगे। फ्लावर देख रहे थे ना, फ्लावर में क्या था? स्टैमेन था और क्या था? पिस्टिल था। तो हम स्टैमेन को सबसे पहले देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? स्टैमेन देख रहे होंगे। स्टैमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है सर, कैसा दिख रहा था? ऐसा दिख रहा था। इसमें दो पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्लियर है? फिलामेंट के बारे में जानो सबसे पहले। फिलामेंट कैसा दिख रहा है? एक स्टॉक है, ठीक है ना, जो कि लॉन्ग है। सबसे पहले स्टॉक है, मतलब डंटा टाइप का है, लॉन्ग है, लंबा है, थिन भी होता है, पतला है। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। ये जो फिलामेंट है ना, कैसा है? स्टॉक है, पहले तो डंटा है, लॉन्ग थिन है। ठीक है सर, ये जो फिलामेंट है ऐसे, ये फिलामेंट किससे किससे अटैच हो सकता है? देखो ध्यान से, या तो ये अटैच हो सकता है किससे? थैलेमस से, थैलेमस से अटैच हो सकता है, या तो ये अटैच हो सकता है, या तो अटैच हो सकता है इससे। देखना ध्यान से, ये मान लो पेटल है। क्या ये सर? पेटल है, हाँ, पेटल से। इस पेटल से अटैच हो सकता है ये, या किससे अटैच हो सकता है? पेटल से अटैच हो सकता है। ये स्टैमेन है, सॉरी फिलामेंट है। फिलामेंट या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो पेटल से अटैच होगा। ठीक है सर, ये जो फिलामेंट है ना, इससे अटैच हो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब स्टैमेन देखो यार, सुनना ध्यान से, स्टैमेन का जो नंबर है ना, नंबर समझ में आता है? संख्या। ये नंबर, ये वेरिएबल हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि तुम किसी में 5 ही हो, सब में 5 ही होगा, सब में 10 ही होगा। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर होता है। यानी कि इसका नंबर जो है ना, नंबर ऑफ स्टैमेन क्या होता है सर? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। इसका इनफैक्ट लेंथ भी वेरिएबल होता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है? लेंथ भी वेरिएबल होता है।
मतलब ये कि ये मान लो छोटा है, ये बड़ा है, ये इस साइड से है, ये थोड़ा सा और बड़ा है, मतलब लेंथ वेरिएबल होता है। हम क्या बोल रहे हैं सर, लेंथ भी वेरिएबल होता है। हाँ, लेंथ भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। सर एक ही प्लांट में, ना, इन डिफरेंट स्पीसीज में बात चल रहा है। नंबर ऑफ स्टेम वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, इन डिफरेंट स्पीसीज का बात चल रहा है, अलग अलग स्पीसीज में, इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पक्का? यस सर, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। अच्छा, ये जो तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये तो फिलामेंट है। फिलामेंट के इस एंड को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। और फिलामेंट के इस एंड को क्या कहते हैं? डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच हो सकता है या तो पेटल से अटैच हो सकता है, ठीक है। और डिस्टल एंड किससे अटैच होता है? एंथर से। डिस्टल एंड किससे अटैच होगा? एंथर से। फिलामेंट स्टैमेन का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेंथ अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? यस सर, बताओ यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट, ये थैलेमस और पेटल से अटैच हो सकता है स्टैमेन, सॉरी ये फिलामेंट, उसका भी प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ स्टैमेन अलग हो सकता है, लेंथ अलग हो सकता है, ठीक है सर। अब तुम एक बात समझना, तुम अलग अलग, एनसीईआरटी बोलता है जब तुम अलग अलग जो है वैरायटी का तुम स्टैमेन लेके आओगे ना, फ्लावर लेके आओगे, तो तुम कुछ देखोगे। क्या देखोगे? तुम देखोगे कि अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, शेप अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। मतलब मान लो इस तरह से अरेंजमेंट है, किसका सर? स्टैमेन में इस तरह का अरेंजमेंट है। अच्छा, फिलामेंट का और एंथर का, ठीक है सर। हो सकता है ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है कैसे हो? ऐसे अरेंजमेंट हो। हाँ सर, हो सकता है कि इस तरह से बीच से पास करता हुआ इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट हो। अच्छा सर, ऐसा अरेंजमेंट, हाँ, बीच में एकदम प्रोमिनेंट। अलग अलग शेप, अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है स्टैमेन का, मतलब डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट हो सकता है। किसका सर? स्टैमेन का। किसमें सर? इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। यस सर, पक्का? यस सर। तो यहां तक जो एनसीईआरटी कहता है वो आपको हम बता देते हैं। देखो सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी का पहला लाइन देखो, फिगर 1.2a shows the two part of a typical stamen। स्टैमेन में टिपिकल नॉर्मली दो पार्ट होता है। कौन कौन? स्टैमेन में दो पार्ट होता है टिपिकल। पहला फिलामेंट जो कि लॉन्ग एंड सिलेंडर है, फिलामेंट जो कि लॉन्ग एंड सिलेंडर, थिन मतलब सिलेंडर होता है, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेंडर कह रहा है तो तुम सिलेंडर लिख लो, लॉन्ग एंड सिलेंडर है, ठीक है सर। उसके बाद द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज द एंथर। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाइलोब का मतलब दो हिस्सा है, पढ़ेंगे हम आगे, इसको एंथर कहते हैं। पहला स्ट्रक्चर फिलामेंट, दूसरा स्ट्रक्चर एंथर। आगे देखो, अरे बच्चा आगे देखो, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल। प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो पेटल से अटैच होगा। क्लियर है ये लाइन? यस सर। अब आगे देखो, the number and the length of the stamen are variable in flowers of different species। the number and the length is variable होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है सर। क्लियर है ये लाइन? यस सर। इफ यू कलेक्ट अ स्टैमेन, कर रहा है अलग अलग 10 फ्लावर से तुम जो है ले आओ, एक स्लाइड पे अरेंज करो, तो आपको देखिएगा केयरफुली, तो आपको दिखेगा, और अब डायग्राम बनेगा तो आप दिखेगा द रेंज इन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये जो एंथर का अरेंजमेंट, डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एंथ स्टैमेन, मतलब वही पूरा बात चल रहा है। एंथर का अरेंजमेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसमें ऐसे अरेंज है, इसमें ऐसे अरेंज है, इसमें ऐसे अरेंज है, अलग अलग अरेंजमेंट और शेप देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर। पक्का? सर सब तो सेम ही दिख रहा है भाई, अलग थोड़ा सा होगा तो अलग बना ले इसको, ठीक है ना। शेप और अरेंजमेंट अलग अलग होगा एंथर का। क्लियर है सर? हाँ सर। यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये असर्शन,
there is variety, there is variability of number of stamen, but there is no variability in length of stamen in two different species and different species। बताइए ट्रू फॉल्स बताइए, पहले ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं होगा नंबर ऑफ स्टैमिन, सॉरी वेरिएबिलिटी है, नंबर ऑफ स्टैमिन अलग अलग होगा, हाँ सर, पर कोई वेरिएबिलिटी नहीं है लेंथ में। ये कौन बोल दिया? लेंथ भी वेरिएबल हो सकता है, ये तो फॉल्स है ना। यस सर। अब देखो आगे लिखेंगे, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टैमिन ना बोल के हम और फिलामेंट बोलेंगे, बेहतर है। फिलामेंट मस्ट बी अटैच्ड विथ द थैलेमस। सही है गलत है? जल्दी बताओ। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का जरूर थैलेमस से ही अटैच होगा, नहीं पेटल से भी अटैच हो सकता है, तो ये फॉल्स है। क्लियर है? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, या रुक जाओ, द शेप एंड अरेंजमेंट of filament is different in different species। सारे एनसीईआरटी का लाइन है भाई। शेप और अरेंजमेंट अलग है, किसका? एंथर का। फिलामेंट कह रहा है, गलत है ये। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, आ गया, आया। अब हम लोग फिलामेंट देख लिए हैं, अब हम क्या देख रहे होंगे? अब हम देख रहे होंगे किसको? अब हम देख रहे होंगे एंथर को। ठीक है, तो हम एंथर को देख रहे होंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन भाई ये तुमको डायग्राम से ही सब क्वेश्चन बन जाएगा इंशाल्लाह, ये डायग्राम से ही सब क्वेश्चन बन जाएगा तुमको। ठीक है, तो डायग्राम जरूर बनाना भाई कॉपी में, ठीक है। और क्वेश्चन तो लिखना ही भाई, सब चीज जितना बता रहे हैं ना लेक्चर में सब लिखना है, जरूरी है। ठीक है, तुम भाई एनसीईआरटी के पहले पढ़े थे ना, देखे थे, सोचे थे क्या कि एक एक पैराग्राफ से सेशन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएंगे? कोई बच्चे बोल रहे होंगे हाँ सर सोचे थे, तो अच्छी बात है ना भाई, पर कुछ ये भी तो होंगे जो नहीं सोचे होंगे। तो भाई एक एक लाइन से तुम सेशन रीजन बना सकते हो। बार बार ये बात कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को तो याद हो गया है ये बात कि एक एक लाइन से क्या बना सकते हैं सेशन रीजन। चलिए, तो एंथर का स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा एंथर को पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। एंथर ये हम एंथर बना रहे हैं, इसके नीचे क्या होगा सर? सर ये होगा फिलामेंट होगा। हम एंथर देख रहे हैं। एंथर में दो लोब है, दो लोब मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसलिए हम एंथर को बाई लोब्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? बाई लोब्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। बाई लोब्ड कहते हैं। बाई लोब्ड क्यों कहते हैं सर? क्योंकि दो लोब होता है। ठीक है, दो लोब मतलब दो हिस्से होते हैं। किसकी बात चल रही है? टिपिकल एंथर की बात चल रही है। टिपिकल एंथर का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल एंथर की बात चल रही है। ठीक है सर, जब तुम इसको काट के देखोगे ना, क्या देखोगे? ऐसे काट के देखोगे, ऐसे काट के, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन देखो दो प्रकार का सेक्शन होता है, एक होता है ऐसे काटना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। एक होता है ऐसे काटना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर तुम आओ हमसे दुश्मनी ले लो, ठीक है, तुम हमको ऐसे काट दो, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और तुम हमको ऐसे काट दो, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे काटोगे एंथर को तो तुमको दिखेगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। सर कैसे काट रहे हैं? ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट के देख रहे हैं ना ऊपर से। ठीक है,
यस सर, ऐसे नीचे देखोगे ना तो नीचे ऐसे जा रहा होगा एंथर, ठीक है सर, कुछ इस तरह से, क्लियर है। अरे भाई साहब ऐसे काट के देख रहे हैं, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला सीन, ये वाला यहाँ दिख रहा है, ठीक है सर, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं तुमको? 4 कोने दिख रहे हैं क्या? देखो, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, हाँ सर 4 कोना दिख रहा है, हाँ 4 कोना दिख रहा है ना, 4 कॉर्नर्स, हाँ सर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, टेट्रागोनल है एंथर। एंथर कैसा है? एंथर का तो फीचर लिखा जाए क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। सबसे पहला फीचर क्या लिखेंगे सर? टेट्रागोनल है, ठीक है। टेट्रागोनल का मतलब सर 4 क्या है सर? 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है सर, 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक। अब कितने लोब हैं सर? लोब मतलब सर, लोब मतलब हिस्से, देख लो ना कितने हिस्से हैं, एक ये है, दूसरा ये है, अरे ये वाला है, एक लोब दूसरा लोब, एक लोब दूसरा लोब, ठीक है सर। इसे हम कहते हैं एंथर कैसा है? बाई लोब्ड है। एंथर कैसा है? जल्दी बोलो सर, बाई लोब्ड है। बाई लोब्ड का मतलब समझ में आता है? हाँ सर 2 लोब हैं, ठीक है। अब देख रहे हो ये लेयर्स, देख रहे हो क्या? ये लेयर्स ऐसे, ये लेयर्स, ये वाला दिख रहा है लेयर्स, ये लेयर्स रहता है पूरा, है ना, इसके अंदर भी लेयर्स होते हैं, ये सब लेयर्स हैं, पूरा लेयर्स रहता है, हाँ सर लेयर्स रहता है। इस लाइन को जो है ना हम समझाते हैं, एक से सुनना ध्यान से। हम कैसे बताएं, एक से रुको, दिख नहीं रहा यार पेपर, ही सब हम चाह रहे हैं मिले, पेपर नहीं दिख रहा। खैर सुनो ध्यान से, हम कह रहे हैं लेयर्स दिख रहा है तुमको? हाँ सर लेयर दिख रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर एक लाइन रहता है, ऐसे लाइन रहता है, मतलब यहाँ पर ऐसे लाइन रहता है, कहाँ पे सर? ऐसे, यहाँ पे ऐसे लाइन रहता है, कहाँ पे सर? ये वाला, ऐसे साइड में लाइन होता है एंथर के, एंथर के साइड में ऐसे क्या होता है सर? लाइन होता है। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है सर। इसी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इसका क्या फायदा होता है इस ग्रूव का? जब हम पढ़ेंगे आगे चल के यहीं पर पॉलन ग्रेन बनेगा, तो इसी जो है ना ग्रूव से, इसी जो लाइन से है ना, ये लाइन, अरे भाई ये साइड में लाइन, यही लाइन खुलता है और इससे पॉलन ग्रेन बाहर आता है, यही लाइन खुलता है और पॉलन ग्रेन बाहर आता है, ठीक है सर। यानी हम क्या पढ़े, एंथर में सबसे पहले टेट्रागोनल होता है, दूसरा बाइलोब्ड होता है। ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस, जो लाइन है नीचे जाएगा पूरा, रन्स लेंथवाइज। सर रन्स लेंथवाइज का मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है मेरे भाई, रन्स लेंथवाइज का मतलब ऐसे जा रहा है, ऊपर से ये लाइन नीचे तक जा रहा है, ऊपर से ये लाइन नीचे तक जा रहा है, रन्स लेंथवाइज, ठीक है सर। ये लेंथवाइज रन कर रहा है, तो बताओ ये जो लेयर्स दिख रहा है, ये काला वाला, ये लाल वाला, हाँ सर, ये आके क्या किया, ये वाला लाइन आके, ये लाइन आके क्या किया सर? इन लेयर्स को इन लेयर्स से अलग कर दिया। देखो ये लेयर्स था, हाँ सर, ये लेयर्स है, हाँ सर, ये जब आगे बीच में नीचे से जा रहा होगा ना, ऐसे पूरा कट करते हुए, ऐसे पूरा कट करते हुए जा रहा होगा ना, ऐसे कट करते हुए जा रहा होगा ना, ये जो लाइन है ना, इस लेयर्स को इस लेयर से क्या कर दिया है सर? अलग कर दिया है। देखो ये लाइन लाल और काला, ये लाइन लाल काला अलग अलग हो गया, हाँ सर। तो ये कवरिंग को, लेयर्स को अलग अलग कर दे रहा है। ये जो लेयर है ना, पहले कंटिन्यूअस था ऐसे, हाँ सर कंटिन्यूअस था, अब ये लाइन आने की वजह से क्या हुआ सर? डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ तो लेयर्स को अलग कर दिया, ये लेयर्स, ये जो लेयर्स दिख रहा है, काला वाला लाल वाला, ये काला वाला लाल वाला, इसको क्या कर दिया? वो अलग कर दिया, ठीक है। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या कर रहा है? लेयर्स को अलग अलग कर रहा है। ये कर क्या रहा है? सेपरेट कर रहा है। किसको सर सेपरेट कर रहा है? लेयर्स को। किसको कर रहा है? लेयर्स को। लेयर्स को थीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीका कहा जाता है। यानी कि इन लेयर्स को क्या कर दिया? अलग कर दिया है। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस थीका को अलग करता है। तो सर तो 2 हो गए ना थीका, अलग हुए, हाँ सर। तो एक लेयर हो गई, इधर अलग हो गए, एक लेयर इधर अलग हो गई, ये लेयर वाला इधर आ गया, ये लेयर वाला उधर चल गया। तो एक लोब में कितने थीका हो गए सर? 2 थीका हो गए, एक ये थीका, एक दूसरा ये थीका। यानी कि हम कह सकते हैं हमें कितने थीका हो गए सर? 2 थीका हो गए। कितने में सर? एक लोब में। तो क्या कहेंगे इसके लिए? वर्ड यूज होगा डाइथीकस,
क्या वर्ड यूज होगा सर? डाइथिकस। तो एंथर कैसा है? टेट्रागोनल। क्यों? 4 कॉर्नर हैं। बाइलोब्ड 2 लोब हैं। डाइथिकस एक लोब में एक लेयर दूसरा लेयर, डाइथिकस, ठीक है, 2 थीका है, ठीक है सर। अब देखो ये जो एक दिख रहा है तुमको, ये एक ठो कौन सर? ये वाला, ये वाला, हाँ सर, ये जो है ना इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रो, बोलेंगे साथ में, स्पोरेंजियम, ठीक है सर। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे चल के इसी के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा और उसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा होगा। अच्छा सर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ सर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये वाला। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ओके सर, स्पोरेंजियम कितने हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम सर 4 हैं। कितने में? 1 एंथर में, ठीक है सर। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है सर? 2 हैं, ठीक है सर। अब देखो ये अगर ऐसा, देखो कैसा लग रहा है ये सर? ये ऐसा लग रहा है, समझ पा रहे हो कैसा लग रहा है? हाँ सर, ये ऐसा लग रहा है। सर्कुलर बनने ही वाला था, सर्कल बनने ही वाला था, पर बन नहीं पाया, है ना। यहां से यहां तक आ गया, पर बन नहीं पाया सर्कल। तो कहते हैं नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन है। कैसा है ये? नियरली सर्कुलर है। किसमें? इन आउटलाइन में, ठीक है। मुंह में कुछ चला गया था भाई। नियरली सर्कुलर है आउटलाइन में, मतलब पूरा सर्कल नहीं बना रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं नियरली सर्कुलर है। किसमें? आउटलाइन में, ठीक है सर। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। अब हम आगे देखेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं यहां तक, ठीक है। देखो सुनो, एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी नहीं निकाल के बैठे हो भाई, क्या कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो तुम? एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी निकालो, पढ़ो उसको। देखो यहां पे, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, नॉर्मल एंजियोस्पर्म में एंथर इज बाइलोब्ड, 2 लोब हैं, ठीक है। विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, एक लोब में 2 थीका है। देखो थीका मतलब लेयर्स को कह रहा है। अच्छा सर, हैविंग 2 थीका, दैट इज डाइथिकस, इसको डाइथिकस कहते हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि लेंथ वाइज रन कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है थीका को, ये सेपरेट कर रहा है। ये ग्रूव क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है इन लेयर्स को इन लेयर्स से, ठीक है सर। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ेंगे हम आगे। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं ना, तो बाइलोब होना एकदम क्लियरली दिखता है। द एंथर इज 4 साइडेड, 4 साइडेड मतलब 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड्स हैं, इसलिए हम इसको टेट्रागोनल कहते हैं, ठीक है सर। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, कॉर्नर पे लोकेटेड है, 1 2 3 4, ठीक है सर। 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2 है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोबारा समझो क्या है। एंथर का फीचर बताओ। ओ हेलो, एंथर का फीचर बताओ। सबसे पहला एंथर का फीचर बाइलोब्ड होता है, देख लो बाइलोब्ड होता है। दूसरा फीचर सर बाइलोब्ड होता है, हाँ। एक लोब में कितना थीका होता है सर? ये जो ग्रूव है ना, ये ग्रूव, ये इन लेयर्स को इन लेयर से अलग कर दिया, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट द थीका। एक लोब में 2 थीका है, डाइथिकस है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं सर? 1 2 3 4 हैं। किसने में? एंथर में। एक लोब में कितने हैं सर? 2 हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक में कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है क्या? एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 2 हैं। कैसा है आउटलाइन? सर्कुलर आउटलाइन है, ठीक है। ये आगे दिखेगा एनसीईआरटी में आपको। क्लियर है कि नहीं है? रन्स लेंथ वाइज। यहां क्वेश्चन क्या बना सकते हो? यहां क्वेश्चन क्या बना सकते हो? जल्दी बताओ। देखो पहला असर्शन, ए टिपिकल एंथर
सुनना ध्यान से, इज डाइथीकस, डाइथीकस। ठीक है सर, आगे देखेंगे। ए लाइन ऑफ डेहिसेंस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव runs lengthwise, runs lengthwise, separating the theca, separating the theca, separating the theca, ठीक है, separating the theca and two theca are formed in each lobe। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। टिपिकल एंथर डाइथीकस होता है। डाइथीकस मतलब सर दो थीका होते हैं, एक थीका दूसरा थीका, एक लेयर दूसरा लेयर, अलग अलग हो गए ना। हाँ सर, डाइथीकस क्यों होते हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या किया, थीका को सेपरेट कर दिया और इस वजह से दो थीका बन गए। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ किया लेंथ वाइज, जिस वजह से थीका दो हो गए, अलग हो गए और इस वजह से जो है क्या हो गए, डाइथीका बन गए। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही, और कैसा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे भाई सुनना, दो थीका क्यों हो गए सर? क्योंकि थीका सेपरेट हो गए थे इसलिए दो हो गए। दो थीका क्यों हो गए? क्योंकि थीका क्या हो गए थे सर, सेपरेट हो गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट असर्शन, नेक्स्ट असर्शन भाई साहब कहाँ लिखे हम, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे क्या, दिख जाएगा असर्शन। ए टिपिकल एंथर इज, अरे भाई कहानी बना देंगे यहाँ पे, ए टिपिकल एंथर इज कहानी बना देंगे, उसके बाद मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है ना। एंथर इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, रीजन दे हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जल्दी बताओ, एंथर को टेट्रागोनल होता है, हाँ सर, उस पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, सही है क्या? बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई। यस सर एकदम सही है, एंथर टेट्रागोनल होता है, हाँ सर, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, हाँ। एक्सप्लेनेशन है क्या? अब कुछ बच्चे बोलेगा हाँ, अबे यार मेरे भाई, हाँ, अरे टेट्रागोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 कॉर्नर है इसलिए। ए भाई 4 कॉर्नर है, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर है इसलिए टेट्रागोनल कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है, 4 कॉर्नर है इसलिए टेट्रागोनल कहते हैं। यहाँ कॉर्नर लिखा होता तब सही होता वो। तो असर्शन सही है, बेशक असर्शन सही है, रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। एक्सप्लेनेशन क्या होता सर? एक्सप्लेनेशन होता टेट्रागोनल इसलिए क्योंकि 4 कॉर्नर्स हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर एकदम क्लियर है, एकदम गजब है सर, क्लियर है। चलो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, ठीक है। ये हम काट के, अभी तो ये बस वर्ड समझाने के लिए बताए थे, अब इसी को डिटेल में देखेंगे। एंथर को, इस कट सेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल ऑफ टीएस ऑफ एंथर, डिटेल ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को देखने के लिए हम ये पूरा देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है? बोल भाई, असर्शन रीजन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा नहीं आ रहा? भाई असर्शन रीजन जो है ना, आपके कंसेप्ट को खोल देगा एकदम मस्त तरीके का ना, दिमाग में सेट करा देगा, हर चीज सेट करा देगा मेरे भाई, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम सर? आप जो है देख रहे हैं क्या, सोनी टीवी। देखो यार, सुनो ध्यान से, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहाँ बता देते हैं इसको 2 मिनट, हम ये बना देते हैं पहले, हम इसको ऐसे कट करके देख रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, हाँ सर, ये जब मैच्योर हो जाता है, हाँ सर, मैच्योर मतलब आगे का समय हो जाता है, जब थोड़ा सा जवान हो जाता है ये, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को है ना, हाँ सर, पॉलन सैक कहते हैं,
ठीक है, अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑन मैच्योरेशन, ऑन मैच्योरेशन पे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कह देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही, स्पोरेंजियम को ही क्या कह देते हैं, पॉलन सैक, पॉलन सैक्स कह देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर पॉलन बनेगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कह देंगे, पॉलन सैक कह देंगे। तो कितने पॉलन सैक हो जाएंगे, 4 इन नंबर। ठीक है सर, अब इसको लेयर्स को देखेंगे, लेयर्स को ना अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लेयर्स को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा डायग्राम यार है ना सही बन जाए बस। ठीक है सर, तब भी तो सही नहीं बना, कोई बात नहीं मेरे भाई। देखो सबसे ऊपर का लेयर तुम देखोगे, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है सर, एपिडर्मिस होता है। क्या नाम है सर, एपिडर्मिस नाम है। ये कैसा है सर, आउटर मोस्ट है। ठीक है सर, आउटर मोस्ट है। इसका काम क्या है सर, आउटर मोस्ट है तो क्या काम होगा सर, प्रोटेक्शन काम होगा। क्या काम होगा इसका सर, प्रोटेक्शन काम होगा। ठीक है सर, अच्छा हम देख क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। सर आप तो पूरा एंथर देख रहे हैं। हाँ, तो माइक्रोस्पोरेंजियम उसमें देख लेंगे। एंथर में क्या देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी देख लेंगे। ठीक है सर, ये क्या है सर, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर है ना लेयर होते हैं, ऐसे लेयर होते हैं, सेल्स की ही लेयर हैं, लाइन से दिखा रहे हैं पर सेल्स ही हैं सारे, सारे क्या हैं सर, सेल्स हैं। हाँ, इसको कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं इसको, ये जो नीचे नीचे है ना, इसका नाम क्या होता है, एंडोथीशियम। इसके सेल्स है ना थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे सेल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है सर, ये सेल्स हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये सेल्स थोड़े से पानी, इसमें पानी आता है और ये इसको, इस छेद को है ना फुला देता है, तो छेद ऐसे बड़ा हो जाता है। उतना पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, वो छेद बड़ा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर छेद क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर ये भी थोड़ा सा इसमें कुछ यहाँ पर ऐसे छेद बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे ऐसे छेद बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर छेद बड़े हो जाएंगे और यहाँ लाइन ऑफ डेहिसेंस बनेगा ही। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो बनेगा आगे चल के वो इससे निकल जाएगा। ठीक है सर, यानी कि किस में हेल्प करेगा, पॉलन ग्रेन निकालने में। तो पॉलन ग्रेन निकालने को हम डेहिसेंस कहते हैं, डेहिसेंस कहते हैं, डेहिसेंस। ठीक है सर, ऑफ पॉलन, पॉलन के डेहिसेंस में हेल्प करेगा। ठीक है सर, इसके अंदर कौन सा लेयर है, इसके अंदर लेयर है, तीसरा एक लेयर होता है, ऐसे तीसरा लेयर होता है, ये वाला, ये जो बना रहे हैं ना, ये तीसरा लेयर होता है, ये वाला। थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं ये। ठीक है, 2-3 सेल के लेयर इतना मोटे होते हैं ऐसे, इसको कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं सर, मिडल लेयर कहते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड, कुछ सेल्स होते हैं ये वाले, ये सेल्स हम दिखा रहे हैं ये वाले। इस सेल्स का नाम है बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, 2 न्यूक्लियस या बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकता है। इसका नाम है टेपेटम। क्या नाम है, टेपेटम। यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में जब तुम देखोगे ना मेरे भाई, सुनो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में देखोगे ना तो 4 वॉल आपको देखने को मिलेगा, 4 अलग अलग वॉल, डिस्टिंक्ट वॉल देखने को मिलेगा। पहला एपिडर्मिस, उसके नीचे शांत है सब बैठे बैठे, बोलते रहना है साथ में। पहला क्या है सर, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेशियम, तीसरा मिडल लेयर, चौथा टेपेटम। यानी एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होते हैं। हम क्या बोलेंगे, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में, ए टिपिकल, क्या लिखेंगे, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। चारों को एक साथ हम, इसको हटाओ, चारों को एक साथ, ठीक है ना, चारों का एक साथ एक काम होता है। क्या चीज सर, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में। ठीक है ना, स्टार्टिंग के जो 3 दिख रहा है ना, रुको एक पॉइंट और बता देते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 दिख रहा है ना सर, कौन कौन,
सर 1, 2 और 3। सर 1, 2, 3 मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। इनका काम जो है किस में है? प्रोटेक्शन में, ठीक है ना। ये 3 और डेहिसेंस में, ये 3 लेयर ऊपर से जो है क्या कर रहे होते हैं? काम दे रहे होते हैं। ये 3 लेयर जो है ऊपर से क्या कर रहे होते हैं? काम दे रहे होते हैं। कौन कौन है वो लेयर? जल्दी बताओ कौन कौन है लेयर? सर लेयर जो है ना वो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है। हाँ, क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ठीक है सर। और ये जो टेपिटम है सर, ये कहाँ चलेगा? अनाज छूट गया ये सर, ये तो अनाज छूट गया, कैसे करें इसको? देखो ये टेपिटम क्या होता है? ये टेपिटम जो है इसके बारे में लिखेंगे अलग से, पहले हम ये लिख देते हैं। टेपिटम कैसा होता है, इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड क्या चीज़ सर? नरिशमेंट मतलब ताकत, खाना पीना। सर किसको? टू डेवलपिंग पोलन। सर पोलन कहाँ से आ गया? पोलन का, इसी के अंदर पोलन बनेगा, पोलन ग्रेन, इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, अभी नहीं बना है। डेवलपिंग पोलन, अच्छा सर, पोलन जब बनेगा ना, हाँ सर, उसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कौन है? टेपिटम। टेपिटम कैसा होता है? टेपिटम कैसा होता है हम बात करते हैं थोड़ी देर में। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। टेपिटम के अंदर क्या होता है ना, टेपिटम के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं। हाँ सर, इस सेल्स को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं सर? स्पोरोजीनस टिश्यू। एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, यहीं पे अगर टेपिटम, यहीं पे लिख ही लेते हैं इसको, क्या करना है। टेपिटम कैसे होते हैं ना, सुनो, टेपिटम ऐसे बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब सर एनसीईआरटी कहता है कि ये बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल में इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है सर। कैसे होते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है सर। इसको बहुत काम है ना मेरे भाई, इसको बहुत काम है। क्या क्या काम है? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है सर, और क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे। यही जो है एग्जाइन बनाएगा सर। ये क्या है? कुछ है, बहुत काम है। जब भी किसी सेल को बहुत काम होता है तो उसका साइटोप्लाज्म एकदम थिक होता है। सुन लेना, हेलो, जब भी किसी सेल को बहुत काम होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, जब भी कोई सेल, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा होता है सर? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है सर। सर ये बाई न्यूक्लिएट क्यों होता है? एनसीईआरटी पूछता है यहाँ पे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये बाई न्यूक्लिएट क्यों होता है? टेपिटम इसलिए बाई न्यूक्लिएट होता है, 2 कारणों से हो सकता है। रीजन क्या हो सकता है बाई न्यूक्लिएट होने का? रीजन क्या हो सकता है फॉर बाई न्यूक्लिएट होने का रीजन क्या हो सकता है? बाई या मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है ना। बाई या मल्टी न्यूक्लिएट होने का रीजन क्या हो सकता है? सर क्या हो सकता है रीजन? सर रीजन हो सकता है, देखो अंदर एक सेल था सर, न्यूक्लियस था, हाँ सर, माइटोसिस हो गया, इसका अंदर ही माइटोसिस हो गया, पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। न्यूक्लियस डिवाइड किया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, इसको कहेंगे इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस से हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? सर इंडोमाइटोसिस से हो सकता है, इंडोमाइटोसिस से हो सकता है, अंदर ही माइटोसिस हो गया। या फिर वॉल ब्रेकेज हो जाए, मतलब मान लो ये वॉल था पहले, ये सेल था, ये बीच में वॉल था, लैटरल वॉल, लैटरल मतलब साइड होता है, लैटरल वॉल, ये वॉल था, ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया सर? ब्रेक हो गया। इसकी वजह से क्या हो? मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। ये वॉल था, क्या हो गया सर? ब्रेक हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। तो टेपिटम के बारे में कुछ पॉइंट, पहला नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा बाई या मल्टी न्यूक्लिएट होता है, तीसरा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये सब चीजें होता है, ठीक है। टेपिटम के अंदर यहां पर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं जिसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये क्या है सर? ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू का मतलब होता है ये एक कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं। कहां पर है ये? इनक्लोज्ड बाय मतलब किसके अंदर है? ओ हेलो, किसके अंदर है? इनक्लोज्ड बाय टेपिटम, टेपिटम के अंदर है ये। यस सर, क्लियर है? आगे इसका क्या काम है आगे समझ में आएगा।
सर ऐसा ही एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम देख लिए, ठीक है, ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा। यहां पर कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम में देखो कनेक्टिव्स लिखा हुआ है। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स क्या होता है मेरे भाई? कनेक्टिव्स वो होता है जहां से ये कनेक्ट है, ये इस फिलामेंट से जहां से कनेक्ट है वो पॉइंट दिखा रहा है। ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी का लाइन देखो भाई। हेलो, एनसीईआरटी की लाइन देखो, सुनो। एनसीईआरटी निकाले, एनसीईआरटी निकाल के बैठे हो ना? देखो यहाँ पे, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा, मतलब मैच्योर होगा और पॉलन सैक बना लेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया ही पॉलन सैक बनाया। They extend longitudinally all through the length of the stamen and are packed with pollen grain। मतलब पूरे लेंथ में होगा भाई, पूरे ही में होगा ना ये पॉलन सैक। हाँ सर, और इसी के अंदर क्या होगा? यही पॉलन सैक बना लेगा ना, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होगा। ठीक है सर, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटने पर A typical microsporangium appears near circular in outline। ये typical microsporangium कैसा दिखेगा? Nearly circular in outline। वीडियो पीछे करके देखो, हम लिखवाए हैं nearly circular in outline। It is generally surrounded by 4 wall layer। 4 वॉल होता है। क्या लिखा है? 4 लेयर लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर। The epidermis, endothecium, middle layer, tapetum। epidermis, endothecium, middle layer, tapetum। ठीक है सर। The outer 3 wall perform the function of protection and help in dehiscence। outer 3 wall ये help in protection and dehiscence। ठीक है सर, to release the pollen, pollen निकालने के लिए। The innermost wall is tapetum। सबसे अंदर का वॉल जो है वो टेपेटम है। ठीक है सर। tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। generally have more than one मतलब बाई या मल्टी न्यूक्लियस। Can you think of the how tapetum cells become binucleate? क्या आप सोच सकते हैं बाइन्यूक्लिएट कैसे होगा? इंडोमाइटोसिस या लेटरल वॉल ब्रेकेज से। ठीक है सर। When the anther is young, जब एंथर क्या होगा? यंग होगा। When the anther is young, यंग एंथर ही हम देख रहे हैं अभी। एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली, सर यंग एंथर मतलब, यंग एंथर का मतलब होता है अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ एंथर बने हुए। When the anther is mature, young, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब सटे सटे सेल्स, होमोजीनस मतलब सब सेम प्रकार के दिख रहे होंगे। सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, इसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे। ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पर है। यहां तक बात क्लियर है? ओ हेलो, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। मस्त है सर। अरे सर मस्त है, एकदम मस्त है ना, एकदम सेट है दिमाग में, सेट है दिमाग में। जल्दी बताओ। अब देखो हम क्या क्या पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम फ्लावर में देखे थे, ठीक है, हम बोले थे यहाँ सीड है, सीड से क्या हुआ? छोटे प्लांट बने, और प्लांट में जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए उससे फ्लोरल उससे जो है क्या हुआ? इनफ्लोरेसेंस, और उस पर फ्लोरल बर्ड था, उससे आगे चल के फ्लावर बन गया। यही हुआ। ठीक है। उसके बाद हम बोले यार कि देखो यार कि हमें थोड़ा सा फ्लावर के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको पिस्टिल पता होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन पता होगा। हम सबसे पहले स्टैमेन देख लेते हैं। स्टैमेन क्या होगा? स्टैमेन में हम देखें कि फिलामेंट, फिलामेंट में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो पिस्टिल से पेटल से अटैच होगा। इसका नंबर और साइज वेरिएबल होगा। शेप और अरेंजमेंट ऑफ एंथर अलग अलग हो सकता है। फिर हम एंथर के स्ट्रक्चर को देख रहे काट के, जैसे काट के देखें तो 4 कोने हैं इसमें, तो टेट्राकोनल है, 2 थीका है तो 2 थीका है तो डाइथीकस है, 4 स्पोरेंजिया है तो टेट्रा स्पोरेंजिएट है, 4 स्पोरेंजिया है, सॉरी नहीं लिखवाए थे, टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिया है। ठीक है सर। स्पोरेंजिया में कितने वॉल हैं सर? 4 वॉल है। ठीक है, 4 वॉल है। आउटर के 3 प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, डेहिसेंस में, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में। ये सबसे अंदर का जो लेयर है चौथा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टेपेटम। इसका काम क्या है? डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट, बायोन्यूक्लिएट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ये सब चीजें। सर पढ़ क्यों रहे हैं हम? एंथर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ठीक है, गैमीट बनाने के लिए। पॉलन ग्रेन बनेगा इसी से पॉलन ग्रेन बनेगा। ये दिख रहा है तुमको, ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इसी से आगे चल के पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है ना वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन, इसे बोला आगे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला काम होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है सर, मेल गैमीट होता है। इसलिए हमको पॉलन ग्रेन बनाना है। सर कैसे बनेगा सर पॉलन ग्रेन? इससे बनेगा सर, किससे? ये वाले सेल से, नाम स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं भाई पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है। हम क्या देख, पहले तो हम ये बताएंगे कि पॉलन ग्रेन बनने के मतलब किससे बन रहा है। सर स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात सुनो, तुम्हारे जो है ना घर के बाहर जितने भी प्लांट दिख रहे हैं वो सब डिप्लॉयड है। सर डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, डिप्लॉयड है सारे, क्या है? डिप्लॉयड है सारे, मतलब एनजीओ, अभी फ्लावरिंग प्लांट का बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर जो फ्लावरिंग प्लांट डिप्लॉयड है, हाँ सर, तो उसका ब्रांच डिप्लॉयड है। हाँ सर, उसका फ्लावर डिप्लॉयड है। हाँ सर, सही बात है। तो इसका स्टैमेन भी डिप्लॉयड होगा। हाँ सर, एंथर भी डिप्लॉयड होगा। सही बात है, हर चीज़ डिप्लॉयड होगा सर। तो उसका एंथर डिप्लॉयड होगा ना, तो एपिडर्मिस के सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। हाँ सर, इंडोथीशियम के सर डिप्लॉयड होंगे। सर टेपिटम के डिप्लॉयड होंगे। स्पोरोजिनस सेल्स के सर वो भी डिप्लॉयड होंगे। कौन बड़ी बात है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होते हैं सर, डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं सर? डिप्लॉयड होते हैं। इतना ही बस आपको बताना था, कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो देखो, क्लियर है? पहले इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी फास्ट बताओ इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इतना समझ में पहले आना चाहिए आपको। ठीक है? यस सर, आ गया। देखो अब हम क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था अंदर, हाँ सर ये वाले, हाँ अंदर ये वाले कैसे थे? होमोजीनस या हेट्रोजीनस? सर होमोजीनस थे। हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? सर ये डिप्लॉयड थे। ठीक है सर। कैसे थे ये? सर ये डिप्लॉयड थे। ठीक है। हर एक सेल जो है ना, एक सेल, हर एक सेल, ईच सेल, ये जो है ना पॉलन बनाने वाला, पॉलन बनाएगा, यानी कि इसको कह देंगे पॉलन मदर सेल। ईच सेल को हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे क्या सर? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल्स मतलब पॉलन बनाएगा आगे चल, पॉलन ग्रेन, हाँ सर पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो एक सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एक सेल उठा लिए। ठीक है सर, क्या है? पॉलन मदर सेल्स है। कैसे होंगे सर? डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर है। इसमें क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे सर, मियोसिस करेंगे। हाँ मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने से क्या होगा सर? मियोसिस करने से क्या होगा? 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4। मियोसिस से क्या होंगे? हैप्लॉयड बनेगा, डिप्लॉयड? सर मियोसिस जाहिर सी बात है हैप्लॉयड बना देता है। मियोसिस क्या बना देता है सर? हैप्लॉयड बना देता है। ये जो है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पोर्स। अच्छा सर, ठीक है। तो पॉलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, इससे क्या बना सर? 4 स्पोर्स बन गए। हाँ, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं तो 4 माइक्रोस्पोर कह देते हैं। ठीक है सर, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। ठीक है, 4 के लिए वर्ड यूज होता है, चारों सटे रहते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। ठीक है सर, यानी कि क्या बने हैं सर? 4 माइक्रोस्पोर बने, आपस में सटे हुए थे। हाँ, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर 4 बने, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है सर। अच्छा, ये चारों जो है एक बात बताओ, ये, हाँ सर कैसे बने हैं सर? मियोसिस से बने। किस में मियोसिस हुआ था सर? पॉलन मदर सेल में। ठीक है, तो ये चारों आइडेंटिकल होंगे कि नॉन आइडेंटिकल? सर चारों मियोसिस के प्रोडक्ट है ना, नॉन आइडेंटिकल होंगे। चारों किससे बने हैं सर? मियोसिस से। आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? सर नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, अब ये जो मियोसिस हुआ ना, हाँ सर मियोसिस हुआ, उसी को हम क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोर के बनने का ये प्रोसेस है ना। हाँ सर, अरे भाई माइक्रोस्पोर ही तो बना है मियोसिस से। इस मियोसिस से क्या बना है सर? माइक्रोस्पोर बना है। इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है सर। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज मियोसिस। दिस इज मियोसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? मियोसिस। ठीक है सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? मियोसिस है सर। हाँ,
मियोसिस से क्या हुआ है सर, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। हाँ सिंपल। अब हर एक माइक्रोस्पोर को उठा लेंगे। ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर उठाएं। क्या किए हैं, क्या किए हैं सर, ये एक माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर उठाएं। हाँ सर, कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, सर हैप्लॉइड होंगे। इसमें हम माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे सर, इसमें हम आगे चल के इसमें कुछ माइटोसिस करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे और हम पॉलन ग्रेन बनाएंगे। इससे क्या बनाने वाले हैं सर, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। इस प्रकार का पॉलन ग्रेन हमें दिख रहा होगा, इस प्रकार का हमें पॉलन ग्रेन दिख रहा होगा। हम इस प्रकार का पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है सर, ओके। क्या बनाने वाले हैं सर, अरे क्या बनाएंगे सर, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा सा हम खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, बनेगा नहीं। एकदम सही बोले मेरे भाई, क्या करें, ड्राइंग नहीं आता हमें, आता है उतना नहीं आता। ये क्या बनाएंगे, इससे पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर है ना, ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये गैमीट होता है। तो पॉलन ग्रेन वो है जिसके अंदर गैमीट है। पॉलन ग्रेन खुद गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है सर, मेल गैमीट है। ठीक है सर, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। मतलब सर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट रखता हो, बनाता हो, उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। अच्छा सर, तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। हमको इस स्टेप को देखना है, किसको, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन को, कि भाई एक माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बन गया। सुनना हुआ क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुआ सर, ये तो पॉलन मदर सेल है, अरे उसी का नाम है भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, जैसे 4 माइक्रोस्पोर बने। हाँ, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। हाँ, हर एक माइक्रोस्पोर में आगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, आगे क्या होगा सर, डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस होगा, डेवलपमेंट होगा मतलब माइटोसिस होगा, और इसके बाद जो है ना पॉलन ग्रेन बन जाएगा। इसी स्टेप को डिटेल में देखना है। पहला स्टेप क्या हुआ सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा क्या होगा, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो चलो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है सुनो सर। ये क्या था सर ये था पॉलन ग्रेन। ठीक है सर, नहीं माइक्रोस्पोर था, क्या था सर, माइक्रोस्पोर था। हाँ, कैसा होता है, हैप्लॉइड सर। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक वैक्यूल बन जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, वैक्यूल बन जाएगा। किसके अंदर सर यहाँ पर वैक्यूल बन जाएगा, वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है सर, पहला स्टेप में। ठीक है, और ये न्यूक्लियस साइड में आ गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, एक साइड में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना। एसिमेट्रिकल स्पिंडल समझ में आता है, नहीं सर बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, इससे क्रोमोसोम बना लिए होंगे, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच किए हैं। सर सेंट्रोसोम तो नहीं होता है ना, हाँ सेंट्रोसोम नहीं होता है प्लांट सेल में, ये बस स्पिंडल फाइबर अटैच किए हैं। अच्छा ठीक है, और उसके बाद क्या किए, इसको खींच के अलग किए और डिवाइड कर दिए। हाँ सर, तो अल्टीमेटली 2 सेल बन गया, पर एसिमेट्रिकल सेल बन रहा है। ठीक है ना, कैसे सेल बन रहे, एसिमेट्रिकल, वैक्यूल गायब हो गया, ये यहाँ पर वैक्यूल गायब हो गया, और क्या बना, 2 सेल्स बने हैं। एक ऐसा इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, और एक ऐसा एक छोटा सा सेल बन गया, और ये वाला एक बड़ा सा सेल बन गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर क्लियर है। देखो दोबारा से, सबसे पहले वैक्यूल बना, हाँ सर बन गया, न्यूक्लियस वन साइड, हाँ सर, यहाँ पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना, क्या बना सर, एसिमेट्रिकल, क्या बना है जल्दी बोलो सर, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना है। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल क्यों बना है सर, इसलिए बना है क्योंकि सेल्स को एक बड़ा सेल बने, एक छोटा सेल बने, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एक बड़ा वैक्यूल क्या हुआ सर, गायब हो गया। ठीक है, एक बड़ा सेल बने और एक छोटा सेल बने, इसलिए एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना है। क्योंकि अगर सिमेट्रिकल स्पिंडल बनता तो एकदम आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, समझ रहे हो। हाँ सर, तो हमको एक बड़ा सेल बनाना था, एक छोटा सेल बनाना था, इसीलिए हम एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनाए हैं। सर ये बड़ा सेल क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा फूड हम स्टोर रखेंगे, है ना, आगे चल के हम बताएंगे तुमको। यहाँ बहुत सारा फूड क्या करेंगे सर, स्टोर रखेंगे। हाँ, इसीलिए जो है ना हम इसको बड़ा बनाते हैं, रिजर्व फूड रखने के लिए।
अच्छा, ये क्या बना है, ऐसा छोटा सेल बना है। हाँ, इसके बाहर जो है ना, इसके बाहर क्या होता है, एक लेयर आ जाएगा। सुनना, ये क्या बन गया सर, ऐसा बना है। कितने सेल हैं सर, 2 सेल हैं। एक बड़े सेल हैं जिसका इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, हाँ सर, और एक छोटे सेल हैं ऐसे स्पिंडल शेप की। इस शेप को क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है सर, इसके बाहर एक लेयर आ जाता है, इसको कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं सर, अरे लिखेंगे सब। और इसके बाहर एक और लेयर आ जाता है ऐसा। ठीक है, कुछ बच्चे का जवाब भी आ गया होगा, एक्साइन। ठीक है, तो ये एक जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पोलन ग्रेन। अब सुनना ध्यान से, ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, हर एक माइक्रोस्पोर में आगे क्या हुआ, डेवलपमेंट होकर पोलन ग्रेन बना। कैसे, माइक्रोस्पोर में सबसे पहला स्टेप वैक्यूल आया, हाँ सर, न्यूक्लियस एक साइड चला गया, हाँ सर, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना, जिस वजह से एक बड़ा सेल बना, एक छोटा सेल बना, और फिर आगे थोड़ा सा लेयर और चढ़ा उड़ा के पोलन ग्रेन बना दिए। तुम हमको बस ये बताओ कि ये जो सेल है, ये सेल और ये सेल कैसे बना है सर, ये माइटोसिस से बना है। अरे सर माइटोसिस हुआ होगा ना, ये हैप्लॉइड, ठीक है ना, ये सब क्या होगा, सब हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में तो माइटोसिस ही होगा ना, हाँ सर। तो ये इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ है। तो ये जो 2 सेल्स बने हैं सर, नाम क्या है, नाम बताएंगे आगे चल के, लिख देते हैं तब भी। इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, और इसका नाम है जेनरेटिव सेल। ठीक है सर, ये जो 2 सेल बने हैं वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल, किससे बने हैं, माइटोसिस या मियोसिस से? सर माइटोसिस से ही बने हैं, देख लीजिए। जब माइटोसिस से बने तो ये इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा या नॉन आइडेंटिकल? सर कैसे बताएं, अरे माइटोसिस से बने भाई दोनों, हाँ सर, तो माइटोसिस से बना गया प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है, हाँ सर, यानी कि इसका और इसका जेनेटिक कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। इसका और इसका जेनेटिक्स कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। यानी कि वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट जेनेटिकली सेम। क्लियर है? अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट बट क्या, अरे बट क्या, बट genetically same, genetically identical, reason they are the product of mitosis assertion. Vegetative cell and generative cell is genetically identical. They are the product of माइटोसिस। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्यों? क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दूसरा असर्शन यहां लिख देते हैं। असर्शन माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 microspores are genetically non-identical in microspore tetrad. ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। They are the product of microsporogenesis, that is meiosis। एग्जाम में लिख के ना नहीं आएगा मियोसिस। सुनो, ये चारों नॉन आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली क्योंकि मियोसिस से बने हैं। ठीक है, या ये कह लो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बने हैं। तो 4 जो माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं चारों जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिक्स अलग होगा इनका, क्योंकि मियोसिस यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोडक्ट हैं। असर्शन सही, रीजन सही एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। क्लियर है? जल्दी बोलो।
यस सर, आगे देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और आगे, पर वहाँ तक जो सा आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है, स्टेप्स देख लेते हैं। देखो यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी निकाले हो कि नहीं निकाले हो? ऐसा ही देख रहे हो बस वीडियो पकड़ के ऐसे मोबाइल में, हाँ चल रहा है वीडियो, वो सब हरकत मत करो, एनसीईआरटी निकालो चुपचाप। देखो यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अभी तक हम क्या पढ़े थे, ये यहाँ तक पहुँच गया था। अब यही क्या बनाने वाला था, पॉलन ग्रेन बनाने वाला था, याद आ रहा? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहीं पर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन यही बनाने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो पॉलन ग्रेन का पहला स्टेप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप होगा, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल मियोटिक डिवीजन में जाएंगे टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, टेट्राड के प्लॉइडी क्या होंगे, मतलब हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? सर हैप्लॉइड होगा। एज ईच सेल, ओ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मेरे भाई, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब हर एक सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकते हैं। अच्छा, हाँ चलो यहाँ देखो, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक को हम पोटेंशियल पॉलन, मतलब यही को हम क्या कह देंगे भाई, ये वाला ईच वन, किसकी बात चल रही है, हर एक, इस पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देंगे क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाएगा। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को, वही मियोसिस ही है, ठीक है ना, इसके द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है सर। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, जैसे ही वो बन जाएंगे, अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ फोर्सेस, 4 क्लस्टर बनेंगे, कॉल्ड द माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। एज द एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होते जाएगा, डिहाइड्रेट, इसमें से वाटर निकलेगा। सर ये नहीं बताए थे, अरे भाई जैसे एंथर मैच्योर होगा ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से ही पानी जो है ना, डिहाइड्रेशन पानी कमी होगा, ये अलग हो जाएगा। कैलेज एंजाइम काम आता है, उतना नहीं आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा? यस सर। तो मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और ये आगे चल के पॉलन ग्रेन बना लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ सर, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियन सेवरल थाउजेंड, हर एक में बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन बनेंगे। भाई एक सेल तो समझ रहा है, एक सेल क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर, 4 मतलब 4 पॉलन ग्रेन, एक तो 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है, तो इतना सेल्स है, बहुत ज़्यादा बनेगा ना, तो ये लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पॉलन माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है सर। पॉलन ग्रेन देखो, पॉलन ग्रेन क्या है भाई, कहानी बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है ना, कोई भी फ्लावर ले लो, हिबिस्कस एग्जांपल दिया एनसीईआरटी, ये कोई फ्लावर ले लो, उस पर येलोइश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, पाउडर जैसा कुछ दिखेगा, वो पॉलन ग्रेन है, ऐसा ही बताया है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा, तो पॉलन ग्रेन जो है ना, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख रहे होंगे। अभी तक हम क्या देख लिए सर? सर अभी तक हम क्या देखे हैं, यहाँ तक देखे हैं, ओ एनसीईआरटी देख लो, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक सर? ओ सुनो ध्यान से, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब पॉलन ग्रेन को आप डिटेल में देखने जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन को आप डिटेल में देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे आए हम, समझ में आया? सबसे पहले एपिडर्मिस, हाँ सर, एंडोथीशियम, हाँ सर, मिडल लेयर, हाँ सर, टेपिटम, हाँ सर, उसके बाद उसके अंदर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके अंदर क्या हुआ सर, उसके हर एक सेल पॉलन मदर सेल थे, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बने सर, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, हर एक टेट्राड मैच्योर होने पर क्या हुआ सर, अलग हुआ, उससे क्या बना सर, पॉलन ग्रेन बना। पॉलन ग्रेन कैसे बना सर? सबसे पहले वैक्यूल बना, और वैक्यूल बनने से
उसके बाद क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना और उसमें 2 सेल्स बन गए, एक बड़े सेल्स दूसरे छोटे सेल्स। ठीक है सर, उसको और बाहर में कुछ लेयर्स बन गए, फाइनली क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं हम, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। ठीक है सर, पॉलन ग्रेन के सेल्स जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ऐसे इररेगुलर शेप होते हैं, ऐसे इररेगुलर शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं सर, इररेगुलर शेप होते हैं। ये न्यूक्लियस है। ठीक है सर, ठीक है, कैसा इररेगुलर शेप है, इररेगुलर शेप है सर। ठीक है, ये इस सेल का, हाँ सर। उसके बाद ये सेल्स होते हैं ऐसे स्पिंडल शेप के, छोटे सेल्स हैं ऐसे फ्लोट करते हुए, ये सेल्स, इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल। ठीक है सर, ये जो बड़े सेल्स है ना, ये बड़े सेल जो दिख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस है जो इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। वेजी यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो सेल दिख रहा है इसका क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है। कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, सारे हैप्लॉइड हैं। यस सर। उसके बाहर एक लेयर आ गया, इसको क्या है, इंटाइन। सर कौन बनाया, ये वेजिटेटिव सेल ही बनाया है। कौन बनाया है सर, वेजिटेटिव सेल बनाया है। इस लेयर का नाम है इंटाइन। ठीक है सर, इंटाइन नाम है। इसके बाहर एक और हार्ड लेयर होता है, थोड़ा सा और हार्ड लेयर होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे पूरा हार्ड लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे हार्ड लेयर देखने को मिलता है। ठीक, हार्ड लेयर इस तरह से देखने को मिलता है। यस सर, इस कहीं कहीं नहीं होता ये लेयर, इसको कहते हैं, इस हार्ड लेयर को कहते हैं एक्साइन। अच्छा सर, जहाँ एक्साइन नहीं होता है ना, उसको जर्म पोर कहते हैं। ठीक है सर, क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देख रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, हेलो, क्लियर है क्या। देखो हम पढ़ क्या रहे थे, समझ पा रहे हो, एकदम बढ़िया से समझ रहे हो। हम भाई पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर जो एक्साइन है ना, हाँ सर, एक्साइन जो है ये बहुत हार्ड होता है। सर क्यों हार्ड होता है सर, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है इसको, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है इसको। अगर एक्साइन, सुनना ध्यान से, ये जो एक्साइन है ना, ये बहुत हार्ड होता है सर, बहुत हार्ड होता है। सर क्यों हार्ड होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है इसको। ठीक है सर, इसको प्रोटेक्शन देना है। इतना हार्ड से क्यों प्रोटेक्शन देना है, मान ले भाई फ्लावर इतना मेहनत करके पॉलन ग्रेन बनाया अपने इस एंथर में, हाँ सर, आके जो है बर्ड खा गई, तो भाई फ्लावर का इतना मेहनत बर्बाद हो गया ना। तो फ्लावर उसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा है, अरे थोड़ा सा खाने को दे देगा, बाद में हम समझेंगे, पर पूरे ही थोड़ी दे देगा कि कोई भी आके खा ले। अपने लिए बनाया ना, ताकि उसके अंदर गैमीट स्टोर कर सकते। ये गैमीट है भाई, मेल गैमीट है, तो गैमीट रखे उसके अंदर, इसलिए तो बनाया है वो। हाँ सर, इसीलिए उसको हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इतना हार्ड होता है ना, एसिड, एल्कली, एंजाइम, टेम्परेचर सबसे रेजिस्टेंट होता है सर। एसिड, हाँ सर, कोई भी एसिड सर पेट में चल जाएगा तो नहीं गलेगा, नहीं गलेगा। अच्छा, एल्कली मतलब बेस, हाँ, उससे भी नहीं गलेगा, नहीं सर। तो अगर बर्ड खा गई तो उसके फीकल मैटर से निकल जाएगा, कहीं भी गिरेगा तो वहां पे एकदम प्रोटेक्टेड मोड में है, कोई टेंशन नहीं हुआ है उसको, पॉलन ग्रेन खराब नहीं हुआ है। एसिड, अल्कली, अच्छा सर, एसिड, अल्कली, हाँ, और सर टेम्परेचर, हाँ, और जो है सर एंजाइम, हाँ, सारा से रेसिस्टेंट है। सारा से क्या है, रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट है भाई, रेसिस्टेंट है। ये जो है क्या है, रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट फ्रॉम, भाई चारों से रेसिस्टेंट, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका। सर ऐसा जादू कैसे है, क्योंकि बहुत हार्ड लिपिड का बना है। अच्छा, लिपिड का नाम, लिपिड मतलब फैट का बना है, नाम स्पोरोपोलेनिन। सर केमिकल का नाम है, हाँ, केमिकल को क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन क्या लेयर है, एक्साइन लेयर बहुत हार्ड होता है, प्रोटेक्शन का काम देता है ये। एसिड और ये जो है ऐसा होता है। ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, सर यहां नहीं है एक्साइन, यहां एक्साइन नहीं है सर, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख दो कैसा है,
सर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है सर। कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट होता है, उस जगह को जर्म पोर कहते हैं, ठीक है ना। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि एक्साइन कहीं कहीं जर्म पोर प्रेजेंट होता है। जर्म पोर के पास क्या होता है? एक्साइन, या ये कह लो स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल, स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल, ठीक है ना, केमिकल लिपिड क्या होता है सर? एब्सेंट होता है, हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद एक्साइन समझ गए। एक्साइन क्या है सर? हार्ड है, डिसकंटिन्यूअस है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एसिड, अल्कली, टेम्परेचर, एंजाइम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका। स्पोरोपोलिनिन का बना इसीलिए इतना हार्ड है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जर्म पोर प्रेजेंट है, ठीक है सर। दूसरा इंटाइन। सर दूसरा क्या? इंटाइन। सर इंटाइन के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा ये मोटा भी है भाई, हार्ड है, प्रोटेक्टिव है और थिक है, मोटे होते हैं, देख लो मोटा है ये लाल से बस एक लाइन खींचे हैं, एकदम पतला, ये मोटा होता है, पूरा भरा हुआ, ये मोटा है ना। अच्छा सर। और ये कैसा होता है? थीन होता है। कैसा होता है सर? थीन होता है, कंटिन्यूअस, देख लो कहीं एकदम पूरा लाल, एकदम गोल, पूरा लाल जो है सीधा गया हुआ है एकदम बढ़िया से, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है सर। किसका बना है सर? ये सेल्यूलोज और किसका सर? पेक्टिन, इसका बना है। अच्छा सर, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है, ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। कौन बनाया है सर? ये इंटाइन बनाया कौन है? फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल। सर वेजिटेटिव सेल बनाया है। अच्छा सर, क्लियर है कि नहीं है? एकदम बढ़िया है सर। अच्छा, उसके बाद बताइए सर, क्या बताएं? उसके बाद क्या बताइएगा? इंटाइन किस में हेल्प करेगा? ये आगे चल के जो है ना, यही पोलन ट्यूब बनाएगा, हम पढ़ेंगे आगे, ये आगे चल के यही पोलन ट्यूब बनाएगा। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब पढ़ेंगे आगे चल के। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, वो जो बनाए थे ना अभी नीचे, अरे ऐसे, वो पोलन ट्यूब था। हेल्प फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यही पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा सर, क्लियर है? अब आता है कौन सा सर? वेजिटेटिव सेल। कौन सा सर? वेजिटेटिव सेल। कहाँ लिखें? कहाँ लिखें? मैं कहाँ लिखूं? इधर लिखूं, मैं उधर लिखूं, हैं? गाना नहीं है पुराना, छोड़ो हटाओ। यहाँ देखो, जेनरेटिव सेल, ठीक है, ये इंटाइन है। थोड़ा सा हम इसको खिसका देते हैं, ठीक है सर, इंटाइन है। अब हम क्या लिख रहे हैं? वेजिटेटिव सेल के बारे में थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वेजिटेटिव सेल, ठीक है सर, वेजिटेटिव सेल के बारे में लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये लार्ज सेल्स है। वाह सर, बहुत छोटी बात है, एकदम लार्ज सेल है, ठीक है सर। ये इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है। हाँ सर, दिख रहा है, इर्रेगुलर शेप क्या है सर? न्यूक्लियस है। हाँ एकदम सही बात है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ठीक है सर। सर ये इसके अंदर हाउसेस, या इसके अंदर क्या फ्लोट कर रहा है? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल क्या कर रहा है सर? सर फ्लोट कर रहा है। कहाँ? इन साइटोप्लाज्म ऑफ, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर जेनरेटिव, ये जेनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है सर। उसके बाद सर यही है जो इंटाइन बना रहा है, फॉर्म्स इंटाइन। अरे इंटाइन कौन बना रहा है सर? यही बना रहा है, बहुत बढ़िया सर। सर एक्साइन कौन बनाता है? एक्साइन टेपेटम बनाता है, बाई टेपेटम, टेपेटम बनवाता है, ठीक है सर। ओके सर, अब आता है जेनरेटिव सेल। सर जेनरेटिव सेल क्या है सर? जेनरेटिव सेल के बारे में सबसे पहला पॉइंट, स्पिंडल शेप है, स्मॉल सेल्स हैं, स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप सेल्स हैं। कैसे हैं सर? और जो है, अच्छा इसके बारे में एक पॉइंट, अरे यार एक पॉइंट गलती से छूट गया। क्या सर? बड़े हैं सेल, सब तो लिखवा ही दिए हैं। हाँ बड़े हैं तो इस वजह से स्टोर हाउस है, स्टोर करता है फूड को। क्या करता है सर? स्टोर, रिजर्व फूड है इसमें, रिजर्व फूड है सर, ठीक है सर, यही छूटा था। हाँ, इस स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप होता है, जो है स्पिंडल शेप सेल्स होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सर ये क्यों? अरे इसके अंदर मेल गैमीट है ना, बहुत काम है, आगे चल के बहुत ये काम करेगा, तो बहुत फंक्शनली एक्टिव है, इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसमें। अच्छा सर,
डेंस साइटोप्लाज्म होगा। हाँ, कैसे होंगे सर? स्मॉल सेंस हो, कैसे फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग है कहाँ पर? इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो अंदर जो गैमीट है, ये जो अंदर दिख रहा है ना, इसी को मेल गैमीट कहते हैं। यानी कि क्या है, ये इसके पास है, इट हैज़ इट्स न्यूक्लियस, इससे न्यूक्लियस को क्या कह देते हैं? मेल गैमीट कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर? मेल गैमीट कह देते हैं। हाँ, क्लियर है सर? पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता है, नहीं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। अच्छा सर, एक पॉइंट छूट रहा है सर, जर्म पोर, तो लिख लेना भाई, जर्म पोर छूट नहीं रहा है। देखो यहाँ अगला पॉइंट, जर्म पोर, कुछ पॉइंट नहीं छूटेगा मेरे भाई, एनसीईआरटी का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। जर्म पोर क्या होता है? ये ऐसा लोकेशन है, लोकेशन जहां पर वेयर क्या एब्सेंट है? एग्जाइन कह लो या ये कह लो, एग्जाइन कह लो या कह लो क्या, ये बात पॉइंट तो लिखवा ही दिए हैं, तब भी लिख ले भाई, या स्पोरोपोलेनिन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है सर, खत्म। अरे खत्म भाई, मेल गैमीट है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन खत्म, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन खत्म हो गया सर, क्लियर है? आइए, और बहुत सारे पॉइंट है इसमें, हम लिखवाएंगे आगे चल के। चलो इधर देखो, एनसीईआरटी खोलो, अब एनसीईआरटी खोलो, इधर मत देखो अब ज़्यादा, एनसीईआरटी को खोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमको दिख रहा है ना, सुनो एक से बात सुनो, एग्जाइन का फंक्शन बता दिए, रिवाइज करा दे। सुनो, एग्जाइन का फंक्शन बताएं। हाँ सर, हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, थिक होता है, प्रोटेक्टिव होता है, एसिड अल्कली से बचाता है। हाँ सर, और जो है सर ये इंटाइन का बताएं। हाँ सर, ये जो है आगे चल के पोलन ट्यूब बनाएगा। सर वेजिटेटिव बताएं। हाँ सर, इंटाइन बनवाता है। ये जो है स्टोर हाउस है फूड का। जेनेटिव सेल बताएं। हाँ सर, इसे ही मेल गैमेट रखता है। हाँ सर, ये जो तुमको दिख रहा है ना एग्जाइन, हाँ सर, ये अलग अलग शेप में देखने को मिलता है। मतलब सर डिफरेंट क्या होते हैं सर, इसके आर्किटेक्चर होते हैं। सर ये क्या होता है? बनावट। अच्छा, डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। समझना भाई, सिंपल, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अब एग्जाइन के डिफरेंट पैटर्न होने से फायदा क्या है? पोलन ट्यूब अलग अलग प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो पोलन ग्रेन अलग अलग प्रकार का मिलता है, अलग अलग प्रकार का दिखता है। पोलन ग्रेन अलग अलग प्रकार का दिखता है, रीजन एग्जाइन अलग अलग प्रकार का होता है। एग्जाइन के अलग अलग प्रकार के होने की वजह से पोलन ग्रेन अलग अलग प्रकार का दिखता है। क्लियर है सर? यस। तो क्वेश्चन कर लेते, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से। ओके सर, ठीक है, समझ रहे हो भाई? एक पॉइंट भी नहीं छूटा है एनसीईआरटी का, एक पॉइंट भी नहीं छूटा है। ठीक है, अभी हम पढ़ के बताएंगे भाई एनसीईआरटी को, क्या है चिंता में हो। देखो अभी तो क्या पढ़े हम लोग? एग्जाइन क्या होता है? हार्ड होता है। किसका बना है? स्पोरोपोलिन का। ठीक है सर, उसके बाद पढ़े इंटाइन, उसके बाद पढ़े हैं वेजिटेटिव सेल, फिर पढ़े जेनरेटिव सेल। फ्लोट कौन करता है? जेनरेटिव सेल। बड़ा कौन है सर? कौन है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है सर। असर्शन, देयर आर डिफरेंट morphology of pollen grain। ठीक है, एग्जाइन्स हैव डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न, आर्किटेक्चरल डिफरेंट पैटर्न लिखना भाई, हैव डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइंस। ठीक है, तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी पोलन ग्रेन का क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि एग्जाइन के अलग अलग पैटर्न होते हैं। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या हम ही समझ रहे हैं बस? देखो असर्शन, एंजाइम्स, ये एग्जाइन इज रेसिस्टेंट टू एसिड, एल्कली, टेम्परेचर and pollen and enzymes
एंड इंजाइम्स, इंजाइम्स पे इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, सड़ा नहीं पाता है, खराब नहीं कर पाता है। दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये रेसिस्टेंट क्यों है एसिड से, अल्कली से, टेम्परेचर से और एंजाइम से? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन का बना है। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आ रहा समझ नहीं आ रहा? अगला एग्जाइन्स आर डिसकंटिन्यूअस। Enzymes are discontinuous in appearance. Germpore is present on pollen where exine is absent. where exine या फिर एनसीईआरटी कह देता है स्पोरोपोलिनिन का बनाओ, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जर्म पोर प्रेजेंट है, क्योंकि एक्साइन वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन कहीं कहीं प्रेजेंट नहीं होता, जर्म पोर पर प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से एक्साइन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। कुछ और असर्शन रीजन करेंगे? एकदम करेंगे भाई, कुछ और असर्शन रीजन करेंगे क्या? अरे एकदम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, एकदम करेंगे, बहुत एकदम धुआं हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट एकदम तार हो जाएगा, एकदम सोना का तार हो जाएगा। देखो यहाँ पे असर्शन, वेजिटेटिव सेल is very important in terms of nutrition. Yeah, is larger than generative cell. ठीक है, लिखेंगे दे हैव रिजर्व फूड मटेरियल। तो भाई वेजिटेटिव से लार्जर क्यों है? क्योंकि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट असर्शन, सुनना ध्यान से। genetic composition of male gamete and nucleus of vegetative cell is same. They are product of mitosis. ये जो है, जो मेल गैमीट है ये वाला, और ये जो न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन सेम है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। क्यों इसका सेम? क्यों? क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। तो जेनेटिक कंपोजिशन मेल गैमीट मतलब ये वाला, इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल मतलब ये वाला, इन दोनों सेम रहेगा ना जेनेटिक कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि दोनों माइटोसिस से बने हैं, क्योंकि दे आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग इतना जो है पढ़ लिए हैं, बहुत ही अच्छा खासा जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है, जो कि जो है एनसीईआरटी कहता है कि पॉलन ग्रेन का साइज क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यार,
पता नहीं भैरी भैरी क्यों निकल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ के आपको बता देते हैं, सुनो, हाँ जी सुनो 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 सुनो, यस सर। pollen grain, the pollen grain represent the male gametophyte, pollen grain मेल गैमेटोफाइट है, मतलब मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट है, ठीक है, यस सर। मेल गैमेटोफाइट मतलब जो कि मेल गैमेट बनाता है, ठीक है सर। इफ यू टच द ओपेंड एंथर, मतलब कह रहा है हिबिस्कस को देखो तो येलोइश पाउडर आपको दिखेगा, उसको pollen grain कहेंगे। कह रहा है कि भाई साहब आप स्लाइड पे डालिए उसको देखिए तो आप अमेज हो जाएंगे, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगा इस पोलन ग्रेन में, उसका साइज अलग है, शेप अलग है, कलर अलग है, डिजाइन अलग है, मतलब पैटर्न अलग है, अलग अलग शेप साइज कलर के देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज के। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, इसके प्रोमिनेंट 2 लेयर होते हैं, एक्साइन इंटाइन। आउटर हार्ड लेयर हम एक्साइन कहते हैं, स्पोरोपोलिनिन का बना है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट है। ऑर्गेनिक क्यों बोला है, इनऑर्गेनिक थोड़ी, लोहा थोड़ी है, लोहा भी तो हार्ड है, पर ये ऑर्गेनिक बोलेगा ना, इनऑर्गेनिक में तो लोहा हो गया, तो मोस्ट ऑर्गेनिक में सबसे हार्ड एक्साइन। ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्कली को, कोई एंजाइम इसे बर्बाद नहीं कर सकता अभी तक जो एंजाइम पता है। कोई पोलन ग्रेन के पास एक्साइन होता है, इसे प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, छेद होता है, जहां जिसको जनपोर कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड बचा सकते हैं फॉसिल की तरह, क्योंकि यहाँ पोलन ग्रेन को क्यों बचा सकते हो, क्योंकि सर इसके ऊपर एक्साइन है, तो यहाँ असर्शन रीजन यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी असर्शन रीजन बन जाएगा भाई, बनाना है ना भाई, बना ले असर्शन रीजन एक तो और देख ले भाई, ये क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, pollen grain are well preserved as fossil, pollen grain are well preserved, बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है, क्यों भाई, अभी तक एक्सप्लेन किए थे, एज क्या फॉसिल, सर फॉसिल क्या होता है, अरे जीवाश्म हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि भाई बचा हुआ कोई चीज़ मर जाता है ना, उसका बचा हुआ पार्ट को, तो मतलब इसको बहुत दिन तक बचाया जा सकता है। अच्छा सर, वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, क्यों, सीधा सीधा एनसीईआरटी कह रहे हैं, बिकॉज क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बिकॉज दे हैव स्पोरोपोलिनिन, दे हैव स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है कि नहीं है, सर पक्का एक से मार्कर लगा लें, ठीक है। अब देखो, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड, बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है, बता दिए। एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, एक्साइन अलग अलग पैटर्न और डिजाइन में देखने को मिलते हैं। कह रहा है एक्साइन के काम क्या हार्ड क्यों है, प्रोटेक्शन देने के लिए। तो कह रहा है फंक्शन क्या है जर्मपोर का, तो वहां से पोलन ट्यूब निकलता है, ठीक है सर। पोलन ट्यूब तो आप बताए थे वेजिटेटिव सेल बनाता है ना, निकलता कहाँ से, जर्मपोर से। इनर वॉल जो है ना पोलन ग्रेन का, उसको इंटाइन कहते हैं। ये थिन है, कंटिन्यूअस है। एक्साइन कैसा था, थिक डिसकंटिन्यूअस था। ये कैसा है, थिन और कंटिन्यूअस है। सेलुलोज और पेक्टिन का बना है। साइटोप्लाज्म जो है ना पोलन ग्रेन का, साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन का भाई सेल मेम्ब्रेन होगा उसके चारों तरफ, इसी का बात कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन होगा, नॉर्मल बात कर रहा है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, फूड रिजर्व होता है। लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। क्लियर है सर, क्लियर है भाई, बोलो यस सर। और बस हो गया, यहाँ तक हम पढ़ाएं सर। 60% वाला बात नहीं बताएं, देखो। और फिर जेनरेटिव सेल ही बता दिए। जेनरेटिव सेल इज ए स्मॉल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बता दिए। हाँ सर। अब अगला जो है ना, यहाँ से इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सावधान इंडिया टाइप का अगर बोले, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहें, असर्शन रीजन बहुत करें, कंसेप्ट्स को पकड़ें। तब तक के लिए शुक्रिया।